अंग्रेजी में से क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। ठीक है, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था पाइथागोरस परिमेय के बारे में? ये कि अगर एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसके कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है? एसी का वर्ग स्क्वायर बराबर होगा लंब के वर्ग से, लंब यहाँ पे क्या है? ए बी, जमा बेस के वर्ग के योग के बराबर। यही हमारा पाइथागोरस परिमेय था। इसी के बेसिस पे हमने कुछ क्वेश्चन करे थे और मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। क्या दिया था? मैंने आपसे बोला था 1 से लेके 10 तक आपको वर्ग और वर्गमूल याद करने हैं। ये बोला था। अच्छा, कोई है बच्चा जिसने 1 से लेके 10 तक याद करें वर्ग? हाँ, ठीक है। मुस्कान ने किए हैं, काश ने किए हैं, अंश ने किए हैं, सुरेंद्र मिश्रा के नाम से जो बच्चे हैं इनने किए हैं, रोशन ने किए हैं, ठीक है, जयश्री विश्वास, ठीक है, मतलब काफी बच्चों ने किया है। ठीक है, ठीक है। तो पूछू मैं जल्दी से? 9 का बताओ, 9 का वर्ग क्या है? जल्दी से लिखो आंसर। 9 का वर्ग, बढ़िया। 10 का, 10 का वर्ग, वेरी गुड। 7 का वर्ग, 7 का, वेरी गुड। ठीक है, अब इसका उल्टा करते हैं। अब ये बताओ 64 किसका वर्गमूल है? 64 किसका वर्गमूल है? बहुत बढ़िया। हम्म, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, है ना? हाँ। तो इतना मेरे ख्याल से सभी ने करा। तो आज का होमवर्क फिर से है कि अब आपको 11 से लेके 20 तक याद करना है। चलो 20 तक नहीं, 11 से 15 कर लो, ठीक है? 11 से 15 तक फिर से याद करने करके आना, नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी। 11 से 15 तक, ठीक है? तो ये हो गए यहाँ से पाइथागोरस परिमेय। अब मैं चैट सेक्शन बंद कर देती हूँ क्योंकि आपके सामने अब आ रहा है एक रिकॉल टेस्ट का क्वेश्चन, जिसको आपको सॉल्व करना है पोल सेक्शन में जाके, ठीक है? तो ये रहा प्रश्न आपके सामने, पाइथागोरस परिमेय के बेसिस पे है ये, ठीक है? क्या लिखा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में लिखा है आपको आधार और कर्ण दे दिए, आधार और कर्ण दे दिए हैं, आपको लंब निकालना है। बस पाइथागोरस जो परिमेय है उसमें पुट कर दीजिए वैल्यू। पाइथागोरस परिमेय में वैल्यू पुट कीजिए, आधार और कर्ण दे रखा है, लंब आपने निकालना है। और माइक को अनम्यूट कोई नहीं करेंगे, और सब पोल सेक्शन में जाके इसका उत्तर करिए जल्दी से। हाँ, आपको प्रश्न में साफ दिख रहा होगा कि कर्ण दीर्घ है, और कर्ण के बारे में मैंने क्या बोला था? सबसे लंबी भुजा होती है त्रिभुज की। कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है। 1 से लेके 10 तक के बीच में ही आपका ये आंसर आएगा, वर्ग और वर्गमूल जो मैंने आपको याद करवा रखे हैं, जो आप याद करके आए। चाहे तो डायग्राम बना सकते हैं, डायग्राम नहीं बनाना तो डायरेक्ट आप वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कितने बच्चों ने उत्तर कर लिया इसका। क्योंकि अगर आपने 1 से लेकर 10 तक के वर्ग और वर्गमूल याद करें तो इसका आंसर 2 मिनट में आ जाएगा, ठीक है? मिनट्स भी नहीं लगेंगे, बहुत जल्दी हो जाएगा। 8 बच्चों ने उत्तर दे दिए हैं, ठीक है? डायरेक्ट क्लिक होना चाहिए। 3 का वर्ग क्या होता है, 5 का वर्ग क्या होता है? ज्यादातर बच्चों का सही जा रहा है अभी तो फिलहाल। बाकी बच्चे जिन्हें नहीं आ रहा है, मैं एक बार डायग्राम बना देती हूँ। हमेशा जो ज्योमेट्री के क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें
यही होता है, अब जब बड़े क्लास में है अब आप, तो आपको डायग्राम पहले से बनाना पड़ता है, ठीक है, अपने आप ही। जरूरी नहीं है हर प्रश्न में आपको डायग्राम दे रखा हो। तो जैसा जैसा प्रश्न में बोला गया आप उसके हिसाब से डायग्राम बना सकते हैं। डायग्राम से फायदा ये होता है कि हम जो जो चीजें दे रखी हैं वो आसानी से बना सकते हैं, इससे हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है। कर्ण बोल रखा है ना, हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है, 5। ये 5 हो जाएगा। बेस ये होता है, सभी को पता है, ये है 3। लंब निकालना है, जल्दी से पुट कर दो फॉर्मूले में, उत्तर आ जाएगा आपका। अब तो डायग्राम भी आ गया आपके सामने। अब करिए जिन बच्चों ने सॉल्व नहीं कर पाए थे। कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर, है ना, योग के बराबर। जल्दी से करिए क्वेश्चन, फिर मैं पोल सेक्शन एंड करूंगी, फिर चैट सेक्शन में आप उत्तर करेंगे। 11 ही बच्चों ने इसका उत्तर दिया, बेटा जल्दी करो। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए ना, 15 ही बच्चों ने किया उत्तर। फिर मैंने बोला था आज बहुत जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने वाला है, इसको जल्दी से करिए ताकि हम उस पे आ सके। चलिए, चलिए पोल सेक्शन एंड कर देती हूँ। चैट सेक्शन ऑन कर दिया है, ऑप्शन लिख दीजिए यहाँ पे जिसका पोल सेक्शन नहीं आ रहा था, जल्दी से। मेरी वॉइस आ रही है सभी को क्लियर? मैंने चैट सेक्शन ऑन कर दिया, आप लिख सकते हैं आंसर अपना। वॉइस क्लियर है ना सभी को? हाँ। ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर लिखिए फिर। हम्म। ठीक है, तो ज्यादातर बच्चों का सही है एकदम, बढ़िया, वेरी गुड। चलिए देख लें इसका उत्तर। तो आपने क्या किया होगा, सभी ने यही किया होगा। आपने लिखा होगा AC का वर्ग बराबर है AB के वर्ग जमा BC के वर्ग। आप AB चाहे पहले लिख लें या BC बाद में लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, कि चाहे हम 2 में 3 को जोड़े या 3 में 2 को जोड़े, आंसर 5 ही आना है, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो AC की वैल्यू पुट कर दो, AB आपको निकालना है, BC 5 का आपने याद है 25 होता है, 3 का आपको पता है 9 होता है। अभी 3 इस तरफ चले जाएगा, घट जाएगा 25 में से, 16 आएगा। AB किसके बराबर हो जाएगा, 16 का वर्गमूल। अब 16 आपको पता है 4 का होता है, 16 4 का होता है, तो 4 सेंटीमीटर इसका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, AB का जो मान है वो 4 सेंटीमीटर होगा। अच्छा, जिसको आवाज नहीं आ रही बेटा, लास्ट क्लास में भी दिक्कत थी ना, तो एक बार क्लास एंड करो फिर ज्वाइन करो। अंकुश, वो उसके नाम से जो है बेटा, तुमने ऑप्शन C लिखा है, जबकि ऑप्शन A इसका करेक्ट आंसर है। C लिखा है, किसी ने B लिखा है
है ना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका। अब जिसने भी गलती करी सबको समझ में आ गया। हाँ, जिसका सही है बहुत बढ़िया, है ना, 4 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर है। 4 सेंटीमीटर। हम्म। अच्छा, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो वाई लिखिए, नहीं आए तो एन लिखिए। 4 इसका सही उत्तर है। स्वाति, मुस्कान क्लास के बाद रुकना। ठीक है, इसमें ऐसे कुछ था नहीं कि ना समझ में आए। लास्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड 2 प्रश्न सॉल्व कर चुके थे, वही किया है मैंने, बस वैल्यू तो पुट करी है ना। चलिए, तो नया टॉपिक करने के लिए आप लोग तैयार है ना। सर्वांग समता या कॉन्ग्रुएंस हम जिसे कहते हैं। अच्छा, इसको शुरू करने से पहले एक अनाउंसमेंट है कि आपके जब क्लास एंड होने वाली होगी ना, तो आपके साथ हम एक लिंक शेयर करेंगे। ठीक है, गूगल फॉर्म सभी को फिल करना आता है। उसमें क्या करना है, अपने स्कूल का नाम लिखना है, अपने SRN नंबर वगैरह, और उसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चंस ऐसे नहीं है कि मैथ से रिलेटेड है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको उसमें आंसर करने हैं। ठीक है, उत्तर लिखना है, वो फॉर्म सभी को सबमिट करना है, गूगल फॉर्म में आएगा। जब क्लास एंड होने वाली होगी कोई जाएगा नहीं बीच में छोड़ के, तो बहुत जरूरी है फॉर्म फिल करना। तो लिंक मैं आपको क्लास के एंड में शेयर कर दूंगी। ठीक है। हम्म। तो देखिए, सर्वांग समता होता क्या है। क्या लिखा है इसमें, लिखा है यदि किन्हीं दो वस्तुओं का आकार और आकृति, दो चीजों की बात करी है, पहली आकार की बात करी है और आकृति। ठीक है, शेप साइज, शेप एंड साइज, किसी भी दो ऑब्जेक्ट का अगर शेप और साइज, आकार और आकृति समान है, एक जैसा है, तो ऐसे जो वस्तुएं होती हैं वो आपस में सर्वांग सम होती हैं। ऐसी वस्तुएं आपस में कॉन्ग्रुएंट होती हैं। अब परिभाषा पढ़ के तो मुझे ऐसा कुछ समझ में आया नहीं, तो इसका मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ जो सभी को समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब सभी के 2 हाथ हैं, है ना, 2 हैंड्स हैं सभी के। अब क्या करूंगी, मैं इन दोनों हाथों को ऐसे मिला देती हूँ, है ना। आप सभी अपने दोनों हाथ मिलाइए जरा। अब दोनों हाथ मिला के आप क्या देख सकते हैं, अंगूठा अंगूठे के ऊपर है, ये वाली उसके ऊपर है, सब एक के ऊपर एक है ना, एक जैसी है ना। जब एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर रख रही हूँ सब एक जैसी आ रही है, बिल्कुल बराबर आ रही है सभी की। सभी की बराबर आ रही है या अलग अलग है किसी की, है ना। हाँ, तो ये क्या बोल सकती हूँ मैं, ये जो हमारे दोनों हाथ हैं, इन दोनों हाथ के आकार भी सेम है, इनकी आकृति भी सेम है। तो ये दोनों वस्तुएं या ये दोनों चीज आपस में क्या कहलाएंगी, सर्वांग सम कहलाएंगी है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगी। इतना समझ में आया। एग्जाम्पल, कॉन्ग्रुएंट चीजें होती क्या है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं आपके घरों में दिख जाएंगी कि ऐसे कोई भी दो चीजें, दो एक जैसी किताब हो, एक किताब को दूसरी किताब के ऊपर रखोगे हर चीज सेम है, सर्वांग सम है ना। हाँ, किताब हो गई, बहुत सारी चीजें हैं। अगर मैं आपसे बोलूं सर्वांग सम क्या नहीं है, मैं क्या बोलूं कि इस हाथ के ऊपर मैंने एक उंगली रख दी, ये सर्वांग सम है नहीं। यहाँ एक उंगली है, यहाँ पे 5 उंगली है, सर्वांग सम नहीं होंगी। तो सर्वांग सम होने के लिए इकलौती और आखिरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, कि दोनों ही वस्तुएं जिनका हम सर्वांग सम चेक कर रहे हैं वो बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए, आकृति भी और आकार भी। आगे समझ। हम्म, है ना। चलिए, तो ये लाइव एग्जांपल देख लिया। अब इसके बाद और कोई एग्जांपल है वो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, क्या दे रखा है आपको, एक पेंसिल दे दी, उसके साथ दूसरी पेंसिल एक जैसी है दोनों, तो आपस में क्या होंगी। ये माइक किसने ऑन किया है, मैंने 10 बार आपसे बोला हुआ है कि क्लास के बीच में माइक ऑन नहीं करना, फ्लो खराब होता है। दो पेंसिल दे दी, दोनों एक जैसी है, बराबर है ना, एकदम बराबर है। ये यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ पे, यहाँ से भी बिल्कुल बराबर है। तो हर चीज एक जैसी है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगी, कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट होंगी, है ना, सर्वांग सम होंगी। ठीक है। दूसरा,
किताब को उदाहरण दे दिया इसने, बिल्कुल एक जैसी है, ये भी सर्वांग सम है। तीसरा, ये देखो, क्या आप बता सकते हैं क्या ये दोनों आपस में सर्वांग सम है? दो टेबल दे रखी है आपको, क्या ये दोनों टेबल आपस में सर्वांग सम है? नहीं है। बहुत बढ़िया, क्योंकि यहाँ पे देख लो, इसका शेप और साइज ही अलग है तो दोनों टेबल बट अलग है। यहाँ देखो, क्या ये है, क्या ये दोनों चेयर आपस में सर्वांगसम है? क्या दोनों चेयर आपस में सर्वांगसम है? चेयर का बताओ। नहीं है, है ना? भले ही कलर सेम है, डिजाइन सेम है, बट बड़ी ऊपर वाली चेयर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बड़ी है ना? ये कुर्सी बड़ी है और ये कुर्सी छोटी है, तो ये आपस में सर्वांगसम नहीं होंगे। ठीक है, ये भी सर्वांगसम नहीं है और ये भी सर्वांगसम नहीं है। इतना सभी को समझ में आया सर्वांग समता होती क्या है? अभी हमने किसी प्रकार के त्रिभुज किसी और शेप के बारे में हमने पढ़ा नहीं है, सिंपल हम डेली लाइफ के एग्जांपल देख रहे हैं कि सर्वांग समता होती क्या है ना? ठीक है, बढ़िया, सभी को समझ में आ गया। चलिए, अब त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में हम बात करेंगे कि क्या त्रिभुज भी आपस में सर्वांग सम हो सकते हैं? चलिए देखते हैं। तो त्रिभुज के लिए भी वही कंडीशन, आकृति सेम, आकार सेम, तो वो भी त्रिभुज आपस में क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। ये देखो क्या लिखा है, यदि किन्हीं दो आकृतियों का आकार समान है तो दोनों आकृति सर्वांगसम होती है। मैंने पढ़ लिया है, ठीक है। अब आपके सामने दो त्रिभुज दे दिए इसमें, क्या दे दिए? दो त्रिभुज दे दिए। एक त्रिभुज है एबीसी, दूसरा है पीक्यूआर। अब इसने क्या कर दिया, इसने बोल दिया कि भाई ए बी जो है, ए बी किसके बराबर है? 4 सेंटीमीटर है। दूसरे त्रिभुज में देखो, क्या मैं यहाँ पे ऐसे लगा सकती हूँ, ए बी और पी क्यू बराबर है 4 4, और मैंने आपको बता दिया एक लाइन का मतलब ये दोनों आपस में बराबर है, ए बी बराबर है पी क्यू के। ठीक है, क्या मैं ए सी और पी आर बराबर है ऐसे लगा दूं? ए सी और पी आर में दो रेखाएं, ये दर्शाते हैं कि दोनों बराबर हैं। ठीक है, तीसरी भुजा बी सी और क्यू आर, ये आपस में बराबर है। हाँ, साफ दिख रहा है हमें दोनों त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं। अब यहाँ पे क्या है ये देखो, मैं ऐसे लिख सकती हूँ, मैंने लिख दिया कि ए बी और पी क्यू दोनों बराबर है, ए सी और पी आर दोनों बराबर हैं, बी सी और क्यू आर दोनों बराबर हैं। ये तीन चीजें मुझे यहाँ से दिख गई कि आपस में बराबर है ना? तो क्या कह सकते हैं कि ये जो दोनों त्रिभुज हैं ये आपस में क्या हो जाएंगे? ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे। क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर इस पी क्यू आर त्रिभुज को आप एबीसी त्रिभुज के ऊपर रख दें तो एक दूसरे के ऊपर ही आएंगे ना, फिट आएंगे। ये 4 सेंटीमीटर 4 के ऊपर आएगी, ये 3 सेंटीमीटर 3 के ऊपर आएगी, ये 2 सेंटीमीटर 2 के ऊपर आएगी। तो हो गए ना सुपर इम्पोज, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर बराबर, कहीं से भी आज छोटे बड़े नहीं। तो इसलिए दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। इतना सभी को समझ में आया कि एबीसी और पी क्यू आर आपस में सर्वांगसम क्यों है? हाँ, है ना? सबको आ गया समझ, तो सर्वांगसम कैसे है। बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लिखा है उसने कि आपस में सर्वांगसम है। ठीक है, अब सर्वांगसम है तो उसका कुछ ना कुछ सिंबल होता होगा ना। जैसे बराबर है के लिए हम ये लिखते हैं, बराबर है इक्वल टू। वैसे सर्वांगसम के लिए भी कोई सिंबल होता होगा, तो सर्वांगसम के लिए सिंबल क्या है? ये सिंबल है, इक्वल टू के ऊपर ये वाला निशान। ये होता है हमारा सर्वांग समता दर्शाने का, कि अगर दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है तो ऐसे हम उनको डिनोट करते हैं, जैसे कि ट्राइंगल त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। ये इसका लिखने का तरीका हो गया।
आया सभी को समझ? सर्वांगतम समता शो करने के लिए ये सिंबल बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है। हम्म। ना समझ में आ गया? बढ़िया। ठीक है, आगे देखिए। अब है, अब है यहाँ पे, देखो आगे क्या बोल रखा है। अब इसमें मेन चीज आती है इसको करने के बाद कि सर्वांग तो है, क्या इनकी भुजाएं सर्वांग है? भुजाएं सर्वांग है दो त्रिभुज की, तो कौन सी भुजाएं होंगी? कौन से कोण आपस में एक जैसे होंगे, कौन सी भुजाएं आपस में एक जैसी होंगी, वो हमें देखनी है, और वो ही इस चीज का सबसे टफ चीज है। ठीक है। इसको समझना बहुत थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए, तो जैसा कि आपके सामने बोला हुआ है, अच्छा एक मैसेज आया एक बच्चे का। बेटा इस सिंबल का यही मीनिंग होता है, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब एक जैसे, एक जैसे, है ना? इक्विवेलेंट, नीचे इक्वल टू का साइन है, ऊपर ये वाला साइन है, इक्विवेलेंट है, एक जैसे हैं। ठीक है, क्योंकि हम ये साइन तो यूज नहीं कर सकते, इसका मतलब है एक जैसे। पर यहाँ पे इनके कोण, भुजाएं वगैरह हर चीज एक जैसे होते हैं, तो ये वाला सिंबल हम यूज करते हैं, इक्विवेलेंट या एक जैसे। हाँ, ऊपर वाले का यही मतलब है, इक्विवेलेंट, एक जैसे। ठीक है, मतलब क्या बोल रहे हैं इसको, त्रिभुज को दर्शाने का तरीका ये है, तो चिन्ह का क्या मतलब, वो हमने एक चिन्ह बना दिया कि कहीं भी मुझे लिखना हो तो मैं ऐसे दर्शाऊंगी उसे, ऐसा उसका मतलब क्या बोलूं मैं आपसे। कॉन्ग्रुएंट टू बोलते हैं इसका सिंबल का नेम, है ना? इक्विवेलेंट, जैसे हम बोलेंगे एक जैसे, बराबर, इक्विवेलेंट। ठीक है, या बोल सकते हैं। ठीक है। अब क्या देखने वाली बात है, यहाँ पे एक चीज लिखी है आपके सामने, शीर्ष की बात करी है ना? बेटा एक और बार समझा दूं, मैंने यही बोला कि कॉन्ग्रुएंट फिगर या सर्वांग समता मतलब जो एक जैसे हो, जैसे हमारे हाथ होते हैं, एक के ऊपर एक रखेंगे तो कहीं से भी छोटे बड़े नहीं है ना, वैसे ही त्रिभुज है, त्रिभुज में भी हमने देखा कि एक जैसे हैं, तो वो सर्वांगसम होंगे आपस में, बस इतना ही बताया, बाकी और डिटेल में बता दूंगी क्लास के एंड में, रुक जाना। ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि ए बी पी क्यू के बराबर था, ए सी पी आर के बराबर था, बी सी क्यू आर के बराबर था, इसलिए सर्वांगसम था। ठीक है, और क्लास में हो सके तो जल्दी आया करो। चलिए, अब इसने क्या बात रखी है, कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस भी बराबर होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग भुजाएं भी बराबर होंगी, कॉरेस्पॉन्डिंग कोण भी बराबर होंगे। अब होंगे कौन से वो देखना है। संगत शीर्ष, अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये अगर मैं, चलो ना इसे मैं थोड़ा सा और अच्छे से बना देती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं बाहर दिखा रही हूँ इसको, बाहर दिखा देती हूँ, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये मान लेना ना कि ये वाले जो त्रिभुज है ना, ये एक जैसा ही है, मैं पी क्यू आर को इसके ऊपर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, ताकि मैं इसे थोड़ा बाहर दिखा देती हूँ, बट आप ये एज्यूम करिए कि दोनों एक जैसे ही हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट को पी मान लो, ये है आर, ये है क्यू। ये मान लीजिए एबीसी और पी क्यू आर एक दूसरे के ऊपर है, वो बड़ा मैंने इसलिए बना दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, ए वाला जो शीर्ष है, ए वाला शीर्ष और पी वाला शीर्ष एक दूसरे के ऊपर है, तो ये दोनों संगत शीर्ष कहलाएंगे। जिसके ऊपर जौन सा शीर्ष, वो उसका संगत हो जाएगा। सी वाले के ऊपर आर वाला है, सी के साथ आर हो गया, बी वाले के साथ क्यू वाला है, तो बी और क्यू हमारे संगत शीर्ष हो जाएंगे। ऐसा नहीं लिख सकते कि ए का संगत शीर्ष यहाँ पे आर है, ये गलत है। जिसके ऊपर जो आ रहा है शीर्ष, सुपर इम्पो मतलब एक दूसरे के ऊपर आ रहा है, वही शीर्ष आपस में संगत शीर्ष होंगे। इतना समझ में आया कैसे लिखेंगे हम संगत शीर्ष कौन से होंगे? संगत शीर्ष का बस एज्यूम ये करो कि वो वाला एबीसी के ऊपर पीक्यूआर त्रिभुज आ गया है, और जिस शीर्ष के ऊपर जौन सा शीर्ष आ रहा है वो आपस में संगत हो जाएंगे, है ना?
हम्म। तो ये तो बात कर ली हमने संगत शीर्ष की। आगे देखते हैं। आगे है हमारा संगत साइड, संगत भुजाएं। अब इसके लिए भी मैं फिर से वही करती हूँ। मान लो ये पी क्यू आर जो है त्रिभुज ना, इसके ऊपर ही है, हम एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया पी, हो गया क्यू, ये हो गया आर। अब आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ए बी वाली भुजा के ऊपर कौन सा भुजा आ रहा है? पी क्यू आ रहा है ना। ए बी के ऊपर पी क्यू आ रहा है, तो ए बी और पी क्यू आपस में संगत भुजाएं हो जाएंगी। वैसी ए सी के ऊपर कौन सी आ रही है? पी आर आ रही है। तो ए सी या सी ए एक ही बात है, पी आर और आर पी एक ही बात है। जब ए सी पी आर भी लिख सकते हैं। तीसरी बी सी भुजा और क्यू आर भुजा। इतना सभी को समझ में आया? कैसे लिखेंगे हम संगत भुजाएं? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एक के ऊपर एक, ये भी सेम वही शीर्ष जैसा ही है ना। हाँ, ठीक है। अब आएगी अगली बात, कोण की बात, है ना। कोण भी सेम वही। अब दोबारा बनाने रही हूँ, आप ही फिर से एज्यूम कर लो, ए और पी संगत कोण होंगे आपस में। यहाँ से सी और आर संगत कोण होंगे। यहाँ से बी और क्यू संगत कोण होंगे। आया सभी को समझ संगत कोण का? बेटा मेरी वॉइस कट कट होके आ रही, तो एक बार क्लास एंड करो फिर दोबारा ज्वाइन करो। क्लास को एंड करो, दोबारा से ज्वाइन करो। ठीक है, संगत कोण भी समझ में आ गया सभी को? फिर से रिपीट कर रही हूँ, एक फिगर को दूसरे के ऊपर रख के देखो, जिसके ऊपर जो आ रहा है वो आपस में संगत हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ अपने हाथ की, कट के आ रही बेटा, वही है नेटवर्क की दिक्कत आप लोगों के साथ। ठीक है, मैं अपने हाथों की बात करूँ कि ये छोटी उंगली है ना, ये छोटी उंगली और ये आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएंगे, संगत हो जाएंगे, है ना। वैसे ही अंगूठा आपस में संगत हो जाएंगे, तो वैसे ही आपको एज्यूम करना है। चलिए, अब आता है कॉन्ग्रेंट करने के क्राइटेरिया, प्रतिबंध क्या क्या हो सकते हैं। कि अगर कौन से त्रिभुज, अगर तीनों त्रिभुज, दोनों त्रिभुज के भुजाएं बराबर है, क्या वो एक जैसे होंगे? या तीनों त्रिभुज के तीनों कोण बराबर है, क्या वो तब आपस में सर्वांगसम होंगे? कैसे होंगे? या हर चीज सेम होनी चाहिए तब सर्वांगसम होंगे? तो सबसे पहले आता है इसमें एस 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 क्राइटेरिया, साइड 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 प्रतिबंध। ठीक है, मतलब अगर किसी भी त्रिभुज की तीनों, किसी दो त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, किसी भी दो त्रिभुज की भुजाएं तीनों आपस में बराबर हैं, तो ऐसे त्रिभुज हमारे क्या कहलाएंगे? ऐसे त्रिभुज हमारे आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे एस 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 प्रतिबंध के द्वारा। ठीक है, अब देखो कैसे होते हैं। देखिए क्या लिखा है इसमें, लिखा है यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं, तीनों भुजाएं, ठीक है, दो भी नहीं एक भी नहीं, तीनों की बात कर रहा है, किसी अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाएं, क्योंकि हम दो त्रिभुज को यहाँ पे कंपेयर करेंगे, दो त्रिभुज को देखेंगे ना, भुजाओं के बराबर है, तो वो दोनों त्रिभुज एस 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 प्रतिबंध से सर्वांगसम होंगे। अब ये कब आएगा? ये हम जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रश्न हल करेंगे, उसमें आपसे पूछा जाएगा कि भाई बताओ कौन सा प्रतिबंध से हमारे सर्वांगसम हो रहे हैं, तो वो चीज हमें ढूंढनी होंगी। तो पहला पहला है एस एस एस, साइड अगर तीनों बराबर हैं दोनों त्रिभुज की, वो आपस में सर्वांगसम होंगे। अब जरा इस फिगर में ध्यान से देखो, ए है, पहले मैं ये लगा लेती हूँ, ए के ऊपर ए, बी ए रही ए सी, और यहाँ बी सी क्या है? पी आर। यहाँ सी क्या है? बी सी, और यहाँ क्यू आर। तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? ए बी जो भुजा है वो किसके संगत होगी? ए बी, ए बी की वैल्यू है ए। अब दूसरे त्रिभुज में ए कौन से साइड की, कौन सी भुजा की वैल्यू है? पी क्यू की। लिख सकते हो ए बी और पी क्यू, या क्यू पी, एक ही बात है।
दूसरा बताओ, बी के लिए बताओ, जल्दी से बताओ दूसरा। एक मैंने लिख दिया कि ए बी और पी क्यू आपस में संगत है, संगत भुजा है। दूसरी भुजा बताओ, दूसरी संगत भुजा बताओ। ठीक है, बढ़िया। हम्म, ए सी क्यू आर, बी सी क्यू आर। ए सी और क्यू आर है या बी सी और क्यू आर है? ध्यान से देखो, ए सी और क्यू आर लिख रहे हो आप? बी देखो, बी की बात कर रही हूं मैं यहाँ पे। जल्दबाजी कर रहे हो आप लोग। माइक किसका ऑन है? बी भुजा की बात करते हैं, तो बी यहाँ है, बी यहाँ है, यहाँ बी का क्या है? ए सी। इधर बी का क्या है? पी आर या आर पी। ठीक है, हाँ। ए सी और क्यू आर नहीं, ए सी और पी आर है। तीसरा, सी है यहाँ पे बी सी और यहाँ है क्यू आर, तो बी सी संगत होगा क्यू आर के या आर क्यू के। इतना सभी को क्लियर है? ठीक है, बराबर भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक जैसे हैं। सभी को क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट स्लाइड में उसने यही लिखा हुआ है, उदाहरण दे रखा है। ठीक है, उदाहरण क्या दे रखा है? अब इस बार उसने ए बी सी ना करके वैल्यू दे दी। तो यहाँ ए बी 4 सेंटीमीटर है, तो मैं अपनी कन्वेंस के लिए ये करना ज्यादा सही है। 4 यहाँ पे ढूंढो दूसरे त्रिभुज में, पी क्यू है 4। ठीक है, यहाँ दूसरा, तो 2.5 है ए सी, दूसरे त्रिभुज में 2.5 क्या है? पी आर। 3 क्या है? बी सी, यहाँ 3 क्या है? क्यू आर। ठीक है, वही उसने बोल दिया कि ए बी और पी क्यू आपस में बराबर है, बी सी और क्यू आर और ए सी और पी आर। अब मुझे 3 भुजाएं बराबर मिल गई। जैसे ही 3 भुजाएं मुझे बराबर मिल गई, तो हम क्या बोल सकते हैं कि एस 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 प्रतिबंध द्वारा त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आप गलती कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं आपके सामने लिखूं त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज आर पी क्यू के, क्या दोनों एक जैसे हैं? बस जवाब दे दो मुझे, क्या दोनों एक ही बात है? सोचो जरा, क्या दोनों एक ही बात होंगे? नहीं होंगे, कुछ का यस आ रहा है, कुछ का नो आ रहा है। तो इसका उत्तर है नो, नहीं होंगे। अब कैसे नहीं होंगे वही समझना सबसे जरूरी चीज है। ठीक है, अब मैं आपके सामने ना 2 त्रिभुज बनाती हूँ फिर से, क्योंकि ढूंढ तो आप लेंगे कि कौन से सर्वांग प्रतिबंध से ये बराबर है, कॉन्ग्रेंट है, पर त्रिभुजों को लिखना वो मुश्किल है। फिर से मैंने 2 त्रिभुज ले लिए, एक है ए बी सी, दूसरा है पी क्यू आर। ठीक है, मान लो ए बी है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 2, ये है 3, ये है 4। ठीक है यहाँ पे। अब हम, हाँ, अब हम क्या लिखेंगे? अब मुझे यहाँ पे पता है कि भाई ए बी जो है, ए बी जो भुजा है वो पी क्यू के बराबर है, क्योंकि दोनों बराबर हैं 2 सेंटीमीटर के। ठीक है, ए सी जो भुजा है वो बराबर है क्यू आर के, ए सी बराबर है क्यू आर के। वहीं जो बी सी भुजा है वो बराबर है पी आर के, बी सी बराबर पी आर। इतना मुझे समझ में आ गया, जो चीज मुझे बराबर दे रखी है। अब मैं इसको लिखूंगी कैसे? क्या मैं इसे ए बी सी सर्वांगसम है पी क्यू आर लिखूं या कुछ और लिखूंगी? कैसे लिखेंगे यहाँ पे? अगर मैं लिखती हूँ ना ए बी सी सर्वांगसम है पी क्यू आर के, तो इसका मतलब क्या होता है वो ध्यान से देखो। इसका मतलब क्या है?
ये ए बी, पहले की दो आपको देखनी है, पहले की दो वर्टिसेस देखो, ए बी, यहाँ का पी क्यू, पहले ए बी आ रहा है भुजा के तौर पे, यहाँ पी क्यू आ रहा है, तो ए बी और पी क्यू आपस में बराबर होंगे, इसका मतलब ये है कि ए बी और पी क्यू आपस में बराबर होंगे। फिर अगला है दूसरा कॉम्बिनेशन, क्या बनेगा, बी सी और क्यू आर का। ये दूसरा जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो बी सी और क्यू आर का ही तो बनेगा। इन भुजाओं के लिए हमें दो चीजें चाहिए, यहाँ से क्या बोल सकते हो, बी सी और क्यू आर बराबर है। तीसरे के लिए हम क्या बोलेंगे, तीसरे के लिए आप ये बोलोगे सी ए या ए सी आर पी, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हो, सी ए बराबर है आर पी के। ठीक है, इसका मतलब ये आ रहा है, इसका मतलब ये ये होता है। बेटा आवाज नहीं आ रही तो एक बार ना लीव करो और फिर दोबारा से एंट्री करो। ठीक है, ये है, इसका मतलब होता है कि ए बी सी और पी क्यू आर आपस में सर्वांग है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस वाले दोनों त्रिभुज की बात करूं तो यहाँ पे ए बी और पी क्यू तो बराबर है, लेकिन ए सी क्यू आर के बराबर है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कौन से त्रिभुज आपस में सर्वांग है, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग होगा। अब देखो ध्यान से बनाना, ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग पी क्यू, ठीक है, ए सी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्यू आर, बी सी के कॉरेस्पॉन्डिंग पी आर है। ठीक है, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, क्या मैंने सही लिखा है एकदम, हाँ, पी क्यू, एक मिनट, हाँ, एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर लेना, एक मिनट। इसको छोड़ो अभी, फिलहाल ये देखो, क्या आपको ये चीज समझ में आया कि अगर मैं एबीसी और पी क्यू आर लिख रही हूँ तो इसका मतलब क्या, कौन कौन सी भुजा किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, इसका क्या मतलब होता है। इतना समझ में आया, फिर ये वाला मैं दूसरे एग्जाम्पल से समझाऊंगी। इतना समझ में आया। अगर मैं आपसे ये बोल दूं, अब इसमें आप बताएंगे जरा, एबीसी सर्वांगसम है पी आर क्यू के, अगर मैंने एबीसी सर्वांगसम है पी आर क्यू के, तो बताओ जरा कौन कौन सी तीन भुजाएं यहाँ पे आपको इक्वल दिखेंगी। वही बनाना है क्राइटेरिया, दो दो करके पेयर बनाओ जल्दी से, दो दो करके, एबीसी और पी पी आर क्यू लिखा है इस बार मैंने, पी क्यू आर नहीं लिखा। एक और बार समझा देती हूँ, यहाँ पहला है पेयर ए बी, यहाँ है पी आर, तो कौन सी दो भुजाएं बराबर है, ए बी बराबर होगी पी आर के। दूसरा जो कॉम्बिनेशन है बीसी का, बीसी और आर क्यू, तो बीसी बराबर किसके हो जाएगा, आर क्यू के, है ना। तीसरा है हमारा सी ए और क्यूपी, सी ए किसके बराबर हो जाएगा, क्यूपी के। इतना समझ में आया। अगर ए बी सी और पी आर क्यू सर्वांग है तो कौन सी भुजाएं बराबर है। अब दोनों में देखो कितना अंतर है, पहला और दूसरा चेंज है, हुआ या नहीं हुआ। वहां ए बी पी क्यू के बराबर था, यहाँ ए बी पी आर के बराबर है, लेकिन त्रिभुज सेम है। तो जब मैं इनको चेंज कर देती हूँ ना, इनका ऑर्डर, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसकी भुजाएं कोण वगैरह सब चेंज हो जाते हैं। इतना समझ में आया? यही मेन चीज है जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। जो आप लिख रहे थे कि सेम ही एबीसी और पी आर क्यू सर्वांग और एबीसी और पी क्यू आर आपस में सेम ही बात होगी, तो अलग अलग चीज है। अब ये आपको समझ में आ गया कैसे ये अलग अलग है। है ना, इसमें कॉरस्पॉन्डिंग में आपको कोण का भी दिखा देती हूँ, कोण भी देखिए, उसके लिए भी सेम वही, सबसे पहला पकड़ो ए, ए वाला जो कोण है वो पी के लिए होगा, तो एंगल ए बराबर एंगल पी, है ना। वैसे ही बी बराबर आर, एंगल बी बराबर एंगल आर। वैसे ही तीसरा एंगल सी बराबर एंगल क्यू। आपको तो लाइन से जाना है, जिस हिसाब से दे रखा है ऑर्डर उस हिसाब से देखो बस। अब वैसे हम इस वाले त्रिभुज का देखते हैं, तो यहाँ पे कोण ए बराबर होगा कोण पी के, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी पहले पी आ रहा है, यहाँ पे भी ठीक है ए।
कोण बी किसके बराबर होगा यहाँ? कोण क्यू के। यहाँ चेंज हो गया, कोण बी अब कोण क्यू के बराबर है। तीसरा है कोण सी कोण आर के। तो आगे अंतर कोणों में भी, यहाँ सी और क्यू बराबर थे, यहाँ सी और आर बराबर है। ठीक है, आया समझ कि अगर हम ऑर्डर चेंज कर दे तो उसके जो संगत भुजाएं हैं, संगत कोण है, संगत शीर्ष है, वो भी बदल जाते हैं। सभी को समझ में आया ये? और अच्छे से आ जाएगा अब जब हम प्रश्न वगैरह इसका देखेंगे। हम्म। चाहो तो आप इसका ना स्क्रीनशॉट ले लो, वो ज्यादा बेटर है। चलिए, ठीक है। इसके बाद क्या है, अब एक प्रश्न आने वाला है, आपको बताना है सर्वांग सम है या नहीं। चैट सेक्शन में ऑफ कर देती हूँ, पोल सेक्शन में आपको इसका उत्तर देना है। प्रश्न को ध्यान से देखिए। आपके सामने दो त्रिभुज दे दिया और उनकी वैल्यू भी दे दी। आपसे बोला है कि क्या ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है या नहीं है। तो 64 नंबर के क्वेश्चन के उसमें आपके पास पोल में आ गया होगा, तो जल्दी से सब उत्तर करिए पोल सेक्शन में। सिर्फ इतना बताना है सर्वांगसम है या नहीं है। करिए। भुजाएं वाला पार्ट पड़ा है तो भुजा देखना है बस। हम्म। जल्दी से करिए, बहुत ही इजी प्रश्न है। यस या नो, आपको बस भुजाएं देखनी है। 21 बच्चों ने उत्तर करा है। ये कौन है बेटा? मैं अभी चैट सेक्शन ऑन करूंगी ना, तब लिखना अपना आंसर। पहले पोल में जल्दी से उत्तर करिए। 22 बच्चों ने दिया है, 40 बच्चे हैं, आधे बच्चों ने दिया है अभी उत्तर। बाकी बच्चे भी करिए जल्दी से। दुकान खोली ना। चलिए, अब मैं पोल सेक्शन का ऑफ कर रही हूँ। अब उत्तर देंगे आप चैट सेक्शन में। चलिए उत्तर करिए चैट सेक्शन में, जल्दी से। ठीक है, तो ज्यादातर बच्चे का उत्तर क्या है? यस है उत्तर। चलिए, तो देखते हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो पी क्यू मुझे बराबर दिख रहा है ए बी के। पी क्यू बराबर ए बी, क्यू आर बराबर बी सी, क्यू आर बराबर बी सी, पी आर बराबर ए सी, पी आर बराबर ए सी।
तो मुझे तीन भुजाएं बराबर मिल गई। तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर मुझे तीन भुजाएं बराबर मिल जाती हैं तो ऐसे त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा यस। ठीक है, तो यस इज द करेक्ट आंसर। सबको समझ में आया? चलिए इसके बाद एक और प्रश्न है। सभी को आ गया। चैट सेक्शन फिर से ऑफ कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 65। आपको इस बार इसमें लेंथ बतानी है, लंबाई बतानी है। ठीक है, पहले तो देखो अगर आपस में सर्वांग दे रखे हैं, सर्वांग दे हो जाते हैं तो क्या होती है, उनके संगत भुजाएं भी आपस में बराबर होते हैं। तो आपको पहचानना है कौन सी संगत भुजा किसके बराबर है, उस हिसाब से उसका उत्तर निकालिए, भुजा का माप निकालिए जल्दी से। ठीक है, जल्दी से। लेंथ ऑफ बीसी, दूसरे त्रिभुज की पी क्यू आर की जो सर्वांग है एबीसी के, उसकी तीनों भुजाएं आपको दे रखी हैं। बस आपको कंपेयर करना है कि आपस में कौन से संगत भुजाएं एक दूसरे के। ठीक है, और बेटा ये जो मीटिंग बीच में लेफ्ट कर रही हो ना, मैंने आपको पहले भी स्टार्टिंग में बोला है कि आपको एक शीट शेयर होगी, वो आपको फिल करनी है। मैम कौन, शालू, शालू के नाम से जो है, मैं बेटा क्लास से हटा दूंगी आपको। बार बार आप क्यों हैंड रेस कर रहे हैं? चैट सेक्शन ऑन होगा ना तब लिखना आप। 17 बच्चों ने उत्तर करा है, जल्दी से जल्दी से, जल्दी जल्दी करिए। इसके बाद एक और क्वेश्चन है। हाँ, 18 ही बच्चों ने उत्तर करा है। जल्दी से बेटा, इसमें कुछ सॉल्व करना नहीं है, आपको बस पहचानना है। वो मैंने आपको बता दिया हम कैसे पहचानते हैं। चलिए, पोल सेक्शन ऑफ कर रही हूँ मैं। चैट में आंसर करिए इसका जल्दी से। चैट में करिए आंसर इसका। हम्म, ठीक है। चलिए, कोई 8 बोल रहा है, कोई 5 बोल रहा है। देखें, अब यहाँ पे अगर आप दोनों त्रिभुजों को देखें तो मुझे ढंग से समझ में नहीं आ रहा। तो इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? इससे, जो मैंने अभी आपको समझना पढ़ना बताया है कि अगर ऐसे दे रखे हो तो क्या होगा। ए बी सी सर्वांग है पी आर क्यू के। तो यहाँ से देखो, ए बी किसके बराबर होगी भुजा? पी आर के। उसके बाद बी सी किसके बराबर होगी? आर क्यू के। इसके बाद ए बी के बाद बी सी तो भुजा बन रही है। बी सी किसके बराबर है? आर क्यू के। तो बस, अगर मुझे आर क्यू पता है, आर क्यू कितना है, आर क्यू या क्यू आर, 8 सेंटीमीटर, तो बी सी भी कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मुझे साफ दिख रहा है कि बी सी और आर क्यू या क्यू आर एक ही बात है। किसके बराबर हो जाएंगे? 8 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, 8 सेंटीमीटर। अब जिसने 5 लिखा है, समझ में आया कि उत्तर गलत हुआ? आपको यहां से क्रैक करना था। उसने पी क्यू आर नहीं लिखा है, उसने पी आर क्यू लिखा है।
इसीलिए मैंने आपके जो 10 मिनट है वो पीछे इसमें लगाया था, कि अगर हम ऑर्डर चेंज कर दे तो कैसे उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स वगैरह चेंज होती हैं। वहां ध्यान नहीं दिया आप लोगों ने, है ना। आया सबको समझ ये वाला प्रश्न, 65 वाला। ठीक है। हम्म। 5 नहीं, इसका उत्तर 8 होगा। चलिए एक और प्रश्न आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 66। फिर से चैट सेक्शन मैंने कर दिया ऑफ, और अब आपको इसका उत्तर देना पड़ेगा पोल सेक्शन में। तो ध्यान से पढ़िए, ये वाला क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। सब ट्राई करेंगे कि सही हो। तो इसने बोला है, एसएसएस प्रतिबंध से कौन सा युग्म सर्वांगसम है। कौन सा युग्म है। आपको युग्म दे रखे हैं, चार आपके सामने त्रिभुज है, ठीक है। तो कौन से युग्म, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो कौन से दो पेयर बताने हैं, पेयर बताने हैं जो एस 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 क्राइटेरिया से सर्वांगसम होंगे। तो आपको भुजाएं देखनी है, चारों में से ऐसे कौन से त्रिभुज है हमारे जो आपस में सर्वांगसम है एस 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 प्रतिबंध से। जल्दी से ढूंढिए, क्या वो पहला और दूसरा है, क्या वो तीसरा दूसरा और चौथा है, क्या वो पहला और तीसरा है, या तीसरा और चौथा। साफ देख के पता चल रहा है ना। तो देखना है आपको, सॉल्व कुछ नहीं करना। कौन से दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे चारों में से, एसएसएस प्रतिबंध लगा के। उन्नीस बच्चों ने उत्तर दे दिया, और ज्यादातर बच्चों का सही है, सिर्फ एक बच्चे ने गलत दिया आंसर अभी। हम्म, चलिए मैं पोल एंड कर देती हूँ, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ पहचानना था और इसमें ज्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए था। ठीक है। अब चैट सेक्शन मैंने कर दिया है ऑन, और उत्तर दीजिए आप लोग चैट सेक्शन में। ठीक है, अब सभी बच्चों को समझ में आ गया ना। बढ़िया। चेक करें। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो पहले और दूसरे पे ही जाते हैं हम। ए बी और पी आपस में बराबर है, दोनों 1.5 है। ए सी और पी आर आपस में बराबर है 2.2। बी सी और क्यू आर आपस में बराबर है 2.5। तो यही दोनों तो हुए, बाकी तो जाने की जरूरत ही नहीं है। पर एक और बार हम देख लेते हैं, दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा है क्या। नहीं, यहाँ साफ दिख रहा है ये 1.5, और यहाँ एक भी ऐसी भुजा नहीं है इसमें से जो 1.5 हो, तो इसलिए दूसरा और चौथा तो हो ही नहीं सकता। पहला ही इसका सही उत्तर है। पहला और दूसरा युग्म हमारा सर्वांगसम है एस 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 प्रतिबंध के द्वारा। ठीक है। ये समझ में आया सभी को।
सभी को आ गया समझ ये वाला? हम्म। बढ़िया। तो होमवर्क देने से पहले मैं आपके साथ वो लिंक शेयर कर रही हूँ, ठीक है? तो देखिए, मैसेज में जाइए और आपके साथ एक लिंक आ गया होगा। इसको क्या करना है, यहाँ से कॉपी करके ना, कॉपी करके रख लीजिए, यहीं से क्लिक कर लीजिए, ये आपका खुल जाएगा गूगल फॉर्म की फॉर्म में, और आपको इसे सबमिट करना है सभी ने। ठीक है? क्लास एंड होने के बाद आराम से इसको सबमिट कीजिएगा। ठीक है? स्कूल की डिटेल्स हैं और आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, वो आपको इसमें फिल करना है। ठीक है? सभी को फिल करना है ये डिटेल। मैम ये व्हाट्सएप पे भी भेजोगे क्या? बेटा ये व्हाट्सएप पे तो अभी जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली उसके अकॉर्डिंग तो हमें क्लास में शेयर करना था, हो सकता है व्हाट्सएप पे भी आ जाए, पर फिलहाल आप यहाँ से इसको कॉपी कर लीजिए। बैच नंबर है आपका 15। B15 हो गया अब आपका बैच। मैम इसे कॉपी कैसे करें? इस पे क्लिक कर लो, ये डायरेक्ट आपका क्रोम में खुल जाएगा। क्लिक करो इस पे, क्रोम पे खुल जाएगा ये। ठीक है? नहीं तो इस पे क्लिक करके ना, थोड़ी देर इस पे क्लिक करते ही वो डायरेक्ट, मतलब इस लिंक पे थोड़ी देर आप क्लिक करोगे ना, तो वैसे तो डायरेक्ट ही क्रोम पे ही खुल जाएगा, फिर आप दोबारा वहां चले जाइएगा। ठीक है? ऑप्शन पूछेगा कहाँ पे आप खोलना चाहते हैं, तो क्रोम पे खुलवाएगा, खोलिएगा इसे। ठीक है? सभी का बैच नंबर 15 है। नहीं नहीं, बैच 15 हो गया अब ना ये। क्रोम पे खोलिएगा इसे। ठीक है? चलिए, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, एसएसएस तक। अगली जो क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे अगला क्राइटेरिया, अगला प्रतिबंध।